हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज और बताना चाहते हैं, कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पे कोई डाउट हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिसका रिप्लाई हम आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक है, एक या जीरो या -1 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे पूछा गया कि पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या है जो स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपकी स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 रुपया भी, आपके पास 1 रुपया है, उसमें प्लस आपने कितना कर दिया? 1 कर दिया तो 2 हो गए, और 2 में एक और प्लस कर दिया तो 3 हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये 0 तो है ही है। अब आप -1 यानी आप ऋणी है, -1 यानी आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया तो आप ऋणी हो गए ना। उसके बाद आपने -2, अब 1 से ज्यादा 2 होते हैं। अब इधर समझिए, जैसे 1 से ज्यादा 2 होते हैं, लेकिन आप क्या है? धनात्मक हैं, क्योंकि आपने इकट्ठा किए हैं पैसों को। लेकिन अब क्या है यहाँ पे कि आप 1 रुपए के जब ऋणी थे तो कम थे, आप पे लोड कम था, लेकिन जब आप 2 रुपए के हो गए तो ज्यादा हो गए, आप ऋण में ज्यादा चले गए। फिर जब आप 3 रुपए आपने उधार लिए तो और ज्यादा चले गए। उसके बाद जब आपने 4 रुपए उधार लिए, तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने ज्यादा रुपए लेते चले जाएंगे उतने ज्यादा ऋणी होते चले जाएंगे। इसलिए ये आपकी तो एक जो संख्या है -1, ये बड़ी हुई है ना। बड़ी इससे हुई कि भाई आपने 1 रुपया उधार लिया तो आप कम ऋणी हुए, है ना, कर्ज में कम दबे, लेकिन जितना ज्यादा आप लेते चले जाएंगे उतना ज्यादा दब जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, और ये क्रम कहाँ तक जाता है? इनफिनाइट यानी अनंत तक जाता है। तो अनंत यानी -इनफिनाइट, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबसे छोटा पूर्णांक है, तो जो सबसे छोटा आपका पूर्णांक हो जाता है वो -इनफिनाइट पर आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? -इनफिनाइट। और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पे 1 भी नहीं, 0 भी नहीं, -1 भी नहीं, हम -इनफिनाइट को ढूंढ रहे हैं, वो है नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समबाहु का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वही तो होता है ना। तो देखिए √3/4 और क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यही तो होता है ना। परिमाप कितने दिए हैं? तो परिमाप दिए हुए हैं 3 मीटर। परिमाप कितना दिए हुए हैं? तो 3 मीटर दिया गया है। और यहाँ पे क्या कहा गया है? त्रिभुज की बात की गई है ना, तो त्रिभुज में ये और कैसा? तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी और तीसरी भुजा भी ए ही होगी, यानी समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं कैसी होंगी? तो सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। अब परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। जैसे तीनों भुजाओं को जब आपने जोड़ लिया, अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी क्या होगी? तो एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए ही होगी। तो a + a, अब इसको और इसको और इसको a + a आप जोड़ लें तो कितना हुआ? तो a + a, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3a हुआ ना, 3a = a, और कितना हुआ? 1, है ना। 3a = 3 है तो बराबर 1 मीटर, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 मीटर होगी। और कैसे? देखिए √3/4 मीटर स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, √3/4 मीटर स्क्वायर, देखिए आपका बा ऑप्शन है, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 8 2 4, 11 2 3, 3 7 9, 7 5 6। अभाज्य संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले जब आप यही नहीं जानेंगे तो आप अभाज्य संख्या इसमें से छाटेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो खुद से कट जाएं, खुद से कट जाएं। और क्या है, एक से, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं और खुद से भी सभी संख्याएं कट जाती है, लेकिन किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो कौन सी हो जाती हैं? अभाज्य संख्या हो जाती है। और भाज्य संख्या कौन होती है? जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे, प्लस और भी संख्याओं से कट जाए, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि 8 क्या है, 8 तो कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, यानी ये तो नहीं है। यहाँ पे 11 खुद से कटेगा, एक से कटेगा, और 2 क्या है, खुद से कटेगा, एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, और 3 भी खुद से कटेगा और एक से कटेगा मगर किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, यानी आपका यही आंसर राइट हो जाता है। और भी देख लेते हैं, 3 है, 7 है, 9 है, तो 9 तो 3 से कट जाएगा ना। अब यहाँ पे 7 5 6, देखिए 6 भी अन्य संख्याओं से कट जाएगा, अन्य संख्या से कट जाएगा, जैसे 2 3 6, 3 दूना 6, इस तरह से कट गया ना। तो यहाँ पे जो 11 2 और 3 है वो आपका क्या है, वो अभाज्य संख्या हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताएं। अब इसमें योगात्मक और गुणात्मक, इसमें एक संख्या दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है? -3/4 दी गई है, ठीक है ना। अब योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो किसी भी संख्या की वो संख्या होती है जिसको अगर किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है उसका मान। और गुणात्मक में संख्या उस संख्या के द्वारा गुणा करके 1 मिलती है, ठीक है ना। तो अब इसको समझ लेते हैं, -3/4 का x योगात्मक प्रतिलोम है, कौन सा? तो x जो है वो योगात्मक प्रतिलोम है। अगर x को जोड़ने पर मान 0 आएगा, जैसे आपका हो जाता है x बराबर 0, और अगर x बराबर 3/4, तो ये क्या है, योगात्मक 3/4 हो जाता है। अब देखिए गुणात्मक की बात करें, गुणात्मक प्रतिलोम, तो -3/4 गुणे x बराबर 1, तो x बराबर -4/3। अब इस तरह का आंसर देखिए किस में है, तो आपका 3/4 और -4/3, यानी कि आपका बा ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? ये पूछ रहे हैं कि रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। एक नहीं है वही आपका सही होगा और जो होंगे वो आपका गलत होगा। यानी रेखीय समीकरण वहां पर होता है जहां पर चर की अधिकतम घात जो होती है वो 1 होती है। जैसे चर और अचर तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। चर कौन से होते हैं? तो जो चर हैं वो जैसे x y ये सब हो जाते हैं। और अचर कौन होते हैं? तो अचर जैसे 1 2 3 4 5 जो भी जितने भी नंबर होते हैं। अचर का मतलब होता है जो बदल नहीं सके और चर का मतलब होता है जो बदल सके, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि चर की अधिकतम घात जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपका हो जाता है x + 8 = 27। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो x + 8 = 27। देखिए इसमें x पे x एक ही तो है, घात एक ही है। 3x - 5 2x + 8 ये भी नहीं है। 2x की पावर 2 है ना, ऊपर 2 लगा हुआ है, यानी यही नहीं है आपकी। तो जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घात लगी हुई है।
और 2 घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघातीय समीकरण। 3 घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघातीय समीकरण, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन है किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो ठोस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हालांकि ये आपका शॉर्ट में है और इसमें एक ही टिक करना है कि क्षेत्रफल या आयतन या धारिता या परिमाप, तो हम इसमें भी टिक कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी इसको रट भी लेंगे। लेकिन चीज़ें रटने वाली नहीं है, मैथ में क्या होता है ज़्यादातर चीज़ें समझने वाली होती है। तो जब आप समझेंगे तो आप बहुविकल्पी टाइप, अति लघुत्तरीय टाइप, लघुत्तरीय सभी को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है। तो ठोस का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। किसी त्रिभुज के द्वारा दिए गए स्थान की माप अगर पूछता है तो त्रिभुज क्या घेरता है, तो त्रिभुज घेरता है, देखिए त्रिभुज क्या घेर रहा है, तो क्षेत्र घेरता है। क्षेत्रफल या एरिया, आप इसको एरिया भी कह रहे हैं ना। यहाँ पर ठोस वस्तु की बात की गई है, किसकी बात की गई है, तो ठोस वस्तु की बात की गई है ना। ठोस वस्तु में ऊंचाई भी होती है, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होता है, जैसे लंबाई भी होती है ठोस वस्तु में, चौड़ाई भी होती है ठोस वस्तु में, और क्या होता है, और ऊंचाई भी होती है। यानी लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है और वस्तु आयतन घेरता है। तो यानी घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, इन सब का आयतन निकाला जाता है। यानी इनका आयतन ही तो निकाला जाता है, जैसे आपका बेलन का हो गया, शंकु का हो गया आयतन, इनका सबका आयतन निकाला जाता है ना। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो आयतन, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती हैं। तो -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो जा सकती है, तो इसको देख लेते हैं। अगर परिमेय संख्याओं की बात की जाए या कोई भी संख्या पूछे तो पूर्णांक को छोड़कर, पूर्णांक अभी हम लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं ना, पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो -इन्फिनाइट है ना, और सबसे बड़ा कौन है, तो -1, क्योंकि -1 से फिर -2, -3, -4, जितना ज़्यादा आप ऋण लेते जाएंगे उतने ज़्यादा ऋणी होते चले जाएंगे, वही बात तो हुई। तो पूर्णांक को छोड़कर कोई आप बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। इसमें -1, इसमें जैसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं -1 से और 1 के बीच में। अगर परिमेय संख्या हमको निकालना है तो जैसे हमने लिख लिया, जैसे हमने क्या लिख लिया, 1/240, तो हम फिर निकालेंगे 2/240, है ना, फिर निकालेंगे 3/240। इसका मतलब ये है कि संख्याएं खत्म नहीं होंगी, जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना मतलब हम लिखते जाएंगे। किसी में 1 जोड़ दिया तो वो संख्या फिर बढ़ गई, फिर जोड़ दिया 1 तो मतलब वो संख्या फिर बढ़ गई, है ना। लेकिन ये सभी ऋण -1 और 1 के बीच में आएंगी। ये संख्या किसके बीच में आएंगी, तो -1 और 1 के बीच में आएंगी, यानी अनंत। अब यहाँ पे अनंत आपका ऑप्शन है तो वही राइट है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता। -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त होती हैं, तो अनंत प्राप्त होती हैं। उसके बाद है 1 वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, ठीक है ना। उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग कैसा होता है, वर्ग ऐसा ही तो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और आयत में क्या होता है, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की होती हैं। तो ये अब देखिए, अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, चौथी भी, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये क्या हो जाता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। तो 4a का मान 4 मीटर है। यहाँ पे देखिए, एक वर्ग की भुजा का परिमाप 4 मीटर है, तो 4a का मान क्या है, तो 4 मीटर है, तो a का मान 1 मीटर हो जाएगा। यही तो है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एरिया जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है, यानी 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए आपका जो आ ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है a² - 2ab + 2, यहाँ पे है a² - 2ab + b² बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो आप सूत्र जानते हैं कि a - b², यहाँ पे देख लेते हैं, a - b² बराबर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है, तो a माइनस बी स्क्वायर के, तो ये बा ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पे रेखिक समीकरण जो नहीं है वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं रेखिक समीकरण यानी रेखीय समीकरण, जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर होता है और उसकी घात 1 होती है ना। तो जिसमें क्या होता है, घात 1 होती है, चर मतलब x है या y है, तो चर है उसमें घात 1 होती है, तो उसे रेखीय समीकरण कहा जाता है। एक से ज़्यादा घात हो तो हम उसको क्या कहेंगे, जब किसी पे एक से ज़्यादा घात लगी हो, तो जैसे मान लीजिए x पे 2 लगी तो द्विघाती समीकरण हो जाता है, और अगर ऐसे घात 3 लगी हो तो त्रिघातीय समीकरण हो जाता है। यही तो होता है। यहाँ पर देखिए रेखीय समीकरण नहीं होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन में है कि जो नहीं है वही सही है। तो चर एक है, यानी देखिए पहले में आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि चर 1 है, यानी m एक ही तो है, एक ही बार तो यूज हुआ है, तो ये रेखीय समीकरण है, यानी इसको काट दें। यहाँ पे जो नहीं है उसको सही करना है। अब सेकंड में देखिए y है, इसकी घात कितनी है, तो 1 ही तो है, यहाँ पे ऐसे तो नहीं लगा हुआ है, y की स्क्वायर तो नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये y है, तो यानी ये रेखीय समीकरण है। फिर थर्ड में आप देख लें 5 इंटू 2p प्लस 1 बराबर 4, इसमें भी p की घात कितनी है, तो 1 ही है, p कितना है, तो घात तो 1 ही है ना। उसके बाद है x प्लस 1 बटे x बराबर 7, इसमें यहाँ पर हर बराबर करके, जब आप हर बराबर करेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x बराबर 7, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लें x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 1 बराबर 0, यानी यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर जब आप बराबर करेंगे तो यहाँ पर 1 था, x से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस 1 बटे x बराबर 7 रेखित समीकरण नहीं है, तो ये जो आपका हो जाता है द ऑप्शन, ये रेखित समीकरण नहीं है। तो इस तरह से यही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज होगा, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा या अधिक कोण त्रिभुज होगा या विषम बाहु त्रिभुज होगा या त्रिभुज संभव नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आप इसको खुद करके देखिए, आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा राइट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप बड़ी भुजा लीजिए, सबसे बड़ी कौन सी है, तो 8 सेंटीमीटर है ना, तो आप इसको 8 सेंटीमीटर भुजा मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, 3 सेंटीमीटर आप एक और खींचेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले कितना है कि 8 है और 3 है और 5 है, तो आप सबसे पहले 5 खींच लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप 3 खींच लीजिए। अब ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, पूरा नहीं होगा ना, तो त्रिभुज यहाँ पे क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पेस बचा है, तो अब त्रिभुज कैसे इसको आप मान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक हो तो कम से कम इतना होना चाहिए जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो 8 सेंटीमीटर है ना, तो सबसे बड़ी जो भुजा 8 सेंटीमीटर है वो बाकी दो भुजाओं यानी कि 3 और 5, अब 3 प्लस 5 कितना होता है, तो बराबर 8 ही तो होता है, तो दोनों भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। अब ये भी 8 है और ये भी 8 है, और जबकि ये दोनों भुजाओं का जब योग हो तो ये छोटा होना चाहिए, यानी कि 8, अब जो छोटा होना चाहिए तो वो हो जाता है 3 प्लस 5, यानी इधर का मुंह खुला है, ये बड़ा होना चाहिए। जो ये वाली संख्या जो सबसे बड़ी यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर जो भुजा है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी 3 और 5 का योग होता है 8, और 8 से छोटा इसका मान होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बराबर है, यहाँ पर क्या है, 8 और 8 दोनों बराबर है ना, तो त्रिभुज संभव नहीं है, इसलिए जो आपका ऑप्शन है त्रिभुज संभव नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ऐसे भी बहुत सिंपल से समझ सकते हैं कि भाई 8 आपने खींचा, फिर उसके बाद 5 खींचा और उसके बाद आपने 3 खींचा,
यहीं तक रह गया तो आप त्रिभुज कैसे इसको बना पाएंगे? तो ये संभव है ही नहीं, है ना। ज़्यादा लेंदी ना करें, तब भी ऐसे ही सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी हैं, यानी इसमें कौन सी है? तो इसमें 2 है, क्योंकि ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में जब 0 लगा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी इसमें 0 नहीं लगा तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। और जब हमने इसमें 0 लगा दिया तो ये कैसी संख्या हो गई? ये पूर्ण संख्या हो गई। यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछा गया है। तो प्राकृतिक संख्या आपकी 2 हो जाती है। इसमें देखिए 2 है तो 2 हो जाती है। √2 ये नहीं होगी, 3.5 ये भी नहीं होगी, और 0 तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि जब ये तो पूर्ण संख्या हो जाती है जब ये लगता है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो 2 है, लेकिन ये जैसे अभी हमने आपको बताया कि √2 3.5 और 0 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। और 0 क्या है? तो पूर्ण है, और पूर्णांक में भी आता है ये। इस तरह से आप इसको समझ लें। अब है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो p/q फॉर्म में लिखी होती है, p/q फॉर्म में लिखी होती है वही तो परिमेय संख्या होती है ना। तो इसमें देखिए 22/7, ये आप कहेंगे कि पाई का मान है 22/7, तो ये आपकी क्या है? ये p/q फॉर्म में लिखी हुई है, p/q फॉर्म में लिखी हुई है, तो यानी ये तो हो गई, इसको तो आप हटा दें। बची ये 3 संख्या। अभी आप 0.69, हम इसको पहले देख लेते हैं। 0.69 तो आप इसको क्या करेंगे? 69 है तो आप ऐसे कर ले, ये पॉइंट हटाया, 1 लगाया, और यहाँ पे 6 और 9 है तो एक 0 बढ़ा दिया। अब उसके बाद 6 और 9 और 100 ये किस फॉर्म में हो गई? ये भी तो p/q फॉर्म में हो गया ना, ये भी आपका p/q फॉर्म में हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है, ये तो आपकी p/q फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है। अब अगर आप सोचेंगे ये पाई बचा, तो क्या पाई इसमें राइट ऑप्शन है ना। तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये कैसा होता है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना। 22/7 जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको p/q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि पाई का मान कितना माना गया है? पाई का मान 3.14, और अगर बिल्कुल सही बात पूछी जाए तो इसका अभी तक मान ही नहीं, इसको एकदम लगभग में माना जाता है, लेकिन अभी मान कहाँ इसका निकल पाए, अभी ये अज्ञात है ना। तो लगभग में माना गया 3.14 मान चलता जाता है, और इसे क्या है, अब इसमें ये चलता ही जाता है, ठीक है ना। और के रूप में, यानी इसे किसी p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जो पाई का मान है उसे नहीं व्यक्त किया जा सकता किसमें? p/q फॉर्म में। पाई को भले ही, अभी देखिए इस पे डिस्कस किया कि भले ही 22/7 लिखा जाता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू को p/q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर आ जाए कि पाई कैसी संख्या होती है, तो पाई हो जाती है अपरिमेय संख्या, जो p/q में नहीं लिखी जा सकती है। तो इस तरह से जो आपका बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में सर्वसमिका है, तो सर्वसमिका जो है वो कैसी होती है? तो हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि हम सर्वसमिका को 2x + 3 = 5। पहले समीकरण में x का मान 1 रखने पर, जब आप x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपने 1 मान रख दिया तो कितना बन गया? तो 2x + 3 = 5, यानी x = 1 हो गया। x की जगह पर 1 रखेंगे तो मान बराबर आ जाएगा, क्योंकि x का मान जैसे रखा तो 2 × 1 हो गया, और प्लस 3 तो कितना हो गया? 5 होगा, इधर भी 5 है, यानी 5 5 हो गया। लेकिन जब हम x की जगह पर 2 रख दें, मान लीजिए 2 है और x की जगह पे 2 रख दिया और प्लस आपका 3 रख दिया, तो कितना हो गया? 2 दूना 4 और 3 7 हो गया। तो ये बराबर 5 तो नहीं रहा, यानी कि ये अब नहीं हो पाया। अब ऐसे ही आप 2x के मान बढ़ाते चले जाएंगे तो बिल्कुल भी ये संभव नहीं है कि हो पाएगा, है ना।
और अब यहाँ पे देख लें, ऑप्शन आ में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कि अलग अलग मान रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सर्वसमीका नहीं है। आप इस तरह से समझ लें, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जैसे आपका है 2 और x प्लस 1 और बराबर 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2x यानी 2x और फिर क्योंकि गुणा इसमें भी की जाती है फिर इसमें भी गुणा की जाती है ना, दोनों में करेंगे तो 2x और आपका ये कितना हो गया, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 2 एक कम 2, तो कितना हो गया आपका, और यहाँ पे देखिए 2x और 2 देखिए बराबर आ गया, तो यहाँ पर भी आपका बराबर है, यानी ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर बा में x का मान 1 रखते हैं तो 2 गुणे 2 हो जाता है, x का कोई भी मान रखेंगे तो दोनों पक्षों में बराबर होगा, यानी जैसे यहाँ पे आपने 2 रख लिया तो यहाँ पे भी 2 रख लिया, यहाँ पे 3, जितने भी आप रखेंगे तो उतना ही आपको दूसरे में भी रखना पड़ेगा, यानी कि आपका क्या होगा कि आपका मान बराबर रहेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सर्वसमीका हो जाएगी, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्वेश्चन हो जाता है 3x प्लस 2 की घात है, 3 के ऊपर x प्लस 2 की घात लगी हुई है और बराबर 81, तो x का मान होगा। अब x का मान हमें निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि 3 की घात x प्लस 2 है ना, 3 की घात आपका x प्लस 2 है, और ये क्या हो जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और बराबर 81 लिखा हुआ है, तो ये 3 की घात के रूप में लिखा है। अब 81 को भी हम क्या करेंगे, यानी जो आपका 81 लिखा हुआ है इसको भी 3 की घात के रूप में लिख लेंगे। अब 3 की घात के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए 3 गुणे 3, 3 तिया 9 हो गया, गुणे 3, 3 तिया 9 त्रिक 27 हो गया, एक बार 3 और बढ़ाएंगे, 3 तिया 9 त्रिक 27, तिया कितना होता है, तो 27 तिया आपका 81 हो जाता है। 1 2 3 4, यानी कि 3 की घात 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 बराबर 3 की घात 4, ये हो गया। आधार अब देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि आधार यही तो होता है और घातांक जो ऊपर घात लगी होती है, तो ये आपका क्या हो गया, जो आधार समान है यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो घातांक का नियम लगाते हैं, और घातांक का नियम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे घातांक का नियम लगाएंगे कि घात जो भी होगी वो आपस में बराबर होगी। कैसे बराबर होगी, तो x प्लस 2 बराबर 4 है ना, x प्लस 2 और यहाँ पे है बराबर 4, यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं, x प्लस 2 बराबर, यहाँ पे बराबर है 4, तो x बराबर 4 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 है ना, तो x का मान निकल कर क्या आ गया, 2 निकल कर आ गया ना। तो यहाँ पे है ऐसा ऑप्शन 2, देखिए आ गया आपका ऑप्शन। और एक नियम याद रखिएगा कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो तो घातांक संख्याएं आपस में बराबर है, तो अगर आधार समान है तो घात भी समान होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो जाता है परिमेय संख्या -24 बट्टे 45 के समतुल्य, समतुल्य मतलब समान तुल्य हो, तो वो आप लिखिए। तो ये देखिए बहुत ही आसान है, और आपका मतलब कहते नहीं कि 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इस तरह का आंसर जो आपको लाने में। अब यहाँ पे समझ लें कि 24 और आपका माइनस का 45, अब ये किससे कट जाएगा, देखिए आपका तीनों अट्ठे 24, यानी 3 से कट गया आपका, तीनों अट्ठे 24 और 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15, यानी 3 से आपका कट गया, माइनस का आपका माइनस रहा, यानी 8 बटे 15, 8 बटे
15 और काहे के बच्चे हैं ये आपके, तो माइनस के, है ना। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 8/15 और ये देखिए बा ऑप्शन है, यानी कि यही आपका राइट है ना। बहुत ही ईजी है। उसके बाद है समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान होगा। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हर समान कर लेते हैं। क्या करेंगे, हर समान कर लेंगे। जैसे x + 40 = 4 = -4। अब यहाँ पे आप आ जाएं, x + 40 = -16। तो x = -6 -40, माइनस माइनस कितना हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो कितना बन गया, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पे इरेज हो गया, फिर से कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हर समान कर लेंगे। तो x + 40 = 4 = -4, x + 40 = -16। तो x = -16 -40। तो कितना निकल कर आया, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि इनको जोड़ना है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 16 और 40 कितना हो जाता है, तो 56 हो जाता है। और दोनों जगह माइनस, तो यानी बड़ी संख्या के सामने तो माइनस का ही, तो माइनस के 56, यानी यहाँ पे ये राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। कहीं पर कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आई हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।